नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन। मैं आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 की क्लास 1 से 5 जो 24 अगस्त को परीक्षा हुई थी, उसके सेकंड सिटिंग के मैथ का सवाल सोल्व कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कुल 9 क्वेश्चन को मैं सोल्व किया था। कुल मैथ का 16 प्रश्न पूछा गया था, लेकिन 9 क्वेश्चन को सोल्व किया था। पूरा नहीं सोल्व कर सका किसी तकनीकी कारण से। तो उसके बाद का जो 7 क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। जिनके पास भी क्वेश्चन नहीं होगा वो टेलीग्राम चैनल राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या बीपीएससी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिख पाता हूं कि लिखने में काफी समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। कोई मूलधन होगा, एसआई कोई मूलधन होगा, वो 5 वर्ष में कर रहा है एसआई साधारण ब्याज की दर से 50% की वृद्धि होती है। यही प्रश्न कर रहा है। इसी दर से 12,000 रुपए, इसी दर से 12,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। यही तो देखिए, ये 50% की वृद्धि हुई कोई धन में, तो ये 50% क्या हो गया? यहां पे किस दर से चल रहा है? एसआई से। तो ये कुल 5 वर्ष का एसआई जो हो गया हमारा 50% हो गया। और एसआई में क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष समान दर से वृद्धि होती है। अर्थात 5 वर्ष में 50% वृद्धि हुई, तो एक वर्ष में कितना वृद्धि हुआ होगा? तो 50/5 मतलब 10%। तो ये आपका 10% क्या निकला? ये आपका रेट निकल गया 10% प्रति वर्ष पर एनम, ये दर होगा। क्योंकि अगला जो सीआई निकालना है 12,000 रुपया में का, वो इसी दर से कह रहा है, प्रश्न में ही कह रहा है इसी दर से 12,000 रुपए का 3 वर्ष का सीआई क्या होगा। तो दर हम ज्ञात कर लिए पहले, इस आंकड़ा से पहले वाले से 10% हुआ। अब देखिए, सीआई निकालने का बहुत तरीका है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मैं जो ज्यादा बताता हूं, 3 वर्ष का था। प्रथम वर्ष अलग अलग निकाल देते हैं, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। तो प्रथम वर्ष का सीआई क्या होगा? एक कुल मूलधन का 10%। तो 12,000 का 10% आप निकालोगे, एक मौखिक निकल जाता। 12,000 का 10% का मतलब इसका 10वां भाग होगा। तो यहां पे हो गया 1200 रुपया प्रथम वर्ष का सीआई हो गया। द्वितीय वर्ष का क्या होगा? एक वर्ष में इस 1200 का फिर 10% बढ़ जाएगा। अब इस 1200 का 10% क्या होगा? मतलब इसका 10वां भाग, इसमें 120 जोड़ेंगे, मतलब द्वितीय वर्ष का सीआई जो हो गया 1320 रुपया। अब तृतीय वर्ष का कितना होगा? फिर 10% बढ़ जाएगा। तो 10% किसका? 1320 का। इसका आप 10% निकालिएगा तो कितना होगा? 132। अब 1320 में 132 जोड़ दें, ये 1400 हो गया, 32 और 20 52। तो अलग अलग वर्ष का हम निकाल लिए। तो 3 वर्ष का जो सीआई हो गया यहां पे, वो 1200 जोड़ 1320 जोड़ 1452। अब ये जोड़ दीजिए, इसका उत्तर जो होगा देख लेते हैं जोड़ के। 2 5 2 7 4 3 7 2 9 1 2 3 3972 कोई विकल्प है? हाँ, हमारा ए विकल्प है। तो इसका उत्तर 3972 रुपया उत्तर होगा। आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये जो फार्मूला यहाँ मिश्रधन का हो सकता है, P1 + RY/100T। मिश्रधन निकालिए, उसके बाद सीआई निकालने के लिए क्या करना होगा? मिश्रधन में से मूलधन घटाइए। तो इस सूत्र से भी बना सकते थे, दूसरा तरीका।
और भी कई तरीका है CI निकालने का, मैं 5-7 तरीका बताता हूं जब क्लास में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं फोकस करता हूं 2-3 पे, सक्सेसिव पे या इस पे या फॉर्मूला। चलिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37% छात्राएं हैं। छात्राएं कितना है? छात्राएं जिसको हम गर्ल भी कह सकते हैं शॉर्ट में जी से, ये हमारा 37.5% है। कुल विद्यार्थी, विद्यार्थी मान लो कि छात्र एवं छात्राएं, बॉय गर्ल, तो इसका मतलब छात्र जो होगा, बॉय जो होगा, कितना होगा? 65.5%। क्योंकि कुल प्रतिशत में छात्रों की संख्या सोचेंगे तो 100%। ये भिन्न में बदल लेते हैं, थोड़ा आंकड़ा इसका बड़ा टेढ़ा यूज किया है, बड़ा दिमाग लगा के। 37% को कीजिएगा तो 3/8, 62% को 5/8। इसका मतलब क्या होगा कि कुल छात्र 8 होते तो गर्ल की संख्या 3, कुल छात्र 8 होते तो बॉयज की संख्या 5। तो कुल छात्र, चलो यहाँ दोनों जगह 8 ही 8 है, बराबर है, नहीं रहता तो यहाँ एलसीएम लेते। तो यहाँ पे हम लोग कुल छात्र को 8 मान रहे हैं, उसके अनुसार अब मैं यहाँ पे 8 पे भी नहीं काम करूंगा, तो आंकड़ा ऐसा है, इसको 10 के गुणज में या 100 के गुणज में ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। मैं 200 गुना कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं आगे समझ में आएगा। मान लो कि कुल छात्र मान रहे हैं कि 8 गुने 200 मतलब 1600, इतना लेकर के चल रहा है। तो इसमें बॉयज कितना हो जाएगा, गर्ल कितना हो जाएगा? बॉयज 5 में 200 गुना करेंगे मतलब 1000 हो जाएगा, और 3 में भी, मतलब ऐसे कर लो इसको कि यहां भी 200, नीचे 200, यहां भी 200, यहां भी 200, इसको इस तरह से लेके चल रहे हैं। 600 बटे 1600, 1000 बटे 1600, मतलब कुल छात्र 1600, उसमें गर्ल हो गई 600, और इस 1600 में बॉयज हो गया 1000। फिर बॉयज 1000 हो गया, बॉयज गर्ल, ये हमारा 1000 हो गया, और ये हमारा 600। चलो ठीक है। अब क्या कर रहा था प्रश्न? छात्रों का, बॉयज का 75% तथा छात्राओं का 62.5% सफल हुए। सफल की बात कर, सफल कोई परीक्षा में छात्रों का 75%, मतलब 1000 का 75%, 1000 का 75% आप निकालिएगा तो ये 750 आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक। और छात्राओं का 62.5%, मतलब इस 600 का 62.5% निकालोगे, 62.5% भिन्न 5/8 होता है, आप देखना। तो 8 से किए यहाँ कटपीट, तो 8 से 56, 8/40, 75 गुने 5, 7 बचे 35 बचे 300, कितना हो गया? 7 बचे 350 बचे 375। ये सफल की संख्या है, मतलब बॉयज कितने हैं हमारे सफल है? 750, और गर्ल कितने हैं इसमें सफल? तो 375। छात्रों का 75%, छात्राओं का 100 सफल हुए, ठीक है। तथा 342 छात्राएं असफल हुई। अच्छा, असफल की बात कहा, ये तो सफल है, आंकड़ा जो दिया हुआ है वास्तविक वो असफल का, छात्राओं का। तो चलिए ठीक है, ये 375 सफल है, तो असफल कितना हो गया होगा? 600 में से 375 घटा देंगे, तो यहां पे असफल जो हुई छात्रा 600 में से 375, आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 225। अब ये 225 किसके अनुसार है? 1600 के अनुसार। इसी का वास्तविक मान हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 342। तो निकालना था असफल छात्रों की संख्या, असफल छात्रों, तो यहां भी निकालते हैं। तो फिर असफल छात्र कितना था? 750, सफल है तो असफल 250। ये दिया हुआ है, ये निकालना है। अब देखिए 225 समतुल्य किसके होगा? 342। तो एक समतुल्य कितना होगा? 342 बटे 225।
तो 250 समतुल्य कितना होगा? 342 बटे 225 गुने 250। यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं 342 बटे 225 गुने 250। 25 आएंगे 25 तो 25 से 9 से कटता है, 9 तिया 27, 27, 4 के 7, 9 8 72, ठीक, मतलब 380। इतना ही छात्र असफल हुए। असफल छात्रों की वास्तविक संख्या विकल्प में है हमारा बी। तो इस प्रश्न में क्या था कि आंकड़ा बहुत अच्छा यूज किया था। थोड़ा सा इस तरह का भिन्न में जब आंकड़ा रहता है तो फ्रैक्शन में जाकर आसान हो जाता है प्रश्न, क्योंकि 100 बेस मान करके चलते तो आपको थोड़ा कठिनाई होती। ठीक है, अगले प्रश्न। बारह नंबर, -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्याएं। इसके बीच दो संभव परिमेय संख्या। सबसे पहले क्या होता है, जिसके बीच में निकालना है उसका डिनोमिनेटर को हम लोग समान कर लें। समान करने का तरीका क्या है, इसका एलसीएम, मतलब 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, मतलब इसको 6 बनाना है। तो 6 बनाइएगा इसको, तो 6 बनाने के लिए कितना गुना करना होगा 2 से। तो 2 से सिर्फ हर में नहीं होगा, डिनोमिनेटर में नहीं, अंश में भी, मतलब ये बन गया हमारा -4/6। और दूसरा क्या हो गया, यहां भी 6 बनेगा तो कितना हो जाएगा ये 3/2। अब डिनोमिनेटर तो क्लियर हो गया, दोनों समान हो गया। अब इसके बीच में मतलब हम देखें कि -4 और 3 के बीच में कौन कौन सी होगा, यदि हर हमारा 6 है। हाँ, हर नहीं 6 है तो दशमलव में बदल के देखेंगे। देख लेते हैं विकल्प भी आपको। विकल्प क्या था, 2/6, 3/5, क्योंकि ऐसे ही फाइनाइट होते हैं, लेकिन हमको 2 बताना है विकल्प के अनुसार। -2/6, 2/6, -1/6, 4/6 विकल्प के अनुसार बताना है, क्योंकि दो परिमेय के बीच असंख्य अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए, मान लो लाइन ग्राफ में करते 0 1 2 3। हम डिनोमिनेटर को नहीं ले रहे, डिनोमिनेटर तो 6 है ही, सिर्फ इसके बीच में थे, इसीलिए समान कर दिया गया डिनोमिनेटर। -1, -2, -3, -4, ठीक। अब डिनोमिनेटर ले भी सकते हैं, सब में 6 किया भी जाता है, मैं इसको कर नहीं रहा हूं, ठीक है। अब देखना है -4 से 3 के बीच में इस विकल्प में कौन कौन है। डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए, तो -4 और 3 के बीच में डिनोमिनेटर 6। पहले दोनों 6 वाले देखते हैं, जिसका दोनों है, एक 6 है 5 है तो अलग हो गया। तो -2 और 2 इसके बीच में आता है, -2 आ गया और 2 आ गया, मतलब ये तो आएगा। -1/6 यदि करते तो -1/6 तो है, लेकिन 4/6 की बात है, इसके बाहर होगा, तो ये विकल्प नहीं होगा। इसमें आते हैं 2/6, तो 2/6 तो आएगा अंदर, लेकिन 3/5 जो है नहीं आएगा, क्योंकि 3/5 जो कीजिएगा वो देखिएगा 0.6 हो गया, पॉजिटिव है, और ये लास्ट कितना जा रहा है 3/6 का मतलब 0.5, मतलब इससे बड़ा है, इसके अंदर नहीं है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इसको हम दशमलव में बदल के बदले। तो यहाँ पे हमारा एक ही विकल्प सही है। सबको इसलिए चेक किए क्योंकि विकल्प में एक से अधिक विकल्प भी का भी सही का विकल्प एक दिया हुआ रहता है, तो हमारा उत्तर इस अनुसार बी हुआ। अगले प्रश्न की ओर। तेरह नंबर, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। फादर सन, ठीक है। पिता का उम्र पुत्र का
उम्र का 5 गुना, मतलब इस दोनों का उम्र का अनुपात रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 5:1। ठीक है। लेकिन 15 वर्ष बाद, यहां से यदि 15 वर्ष बाद करें तो इसका अनुपात क्या होता है 2:1। उसके पुत्र की उम्र की दोगुनी रह जाएगी, यही प्रश्न कर रहा है, मतलब 2:1। अब देखिए 15 वर्ष बाद तो दोनों की उम्र में जो वृद्धि होगी समान होगी। मान लो पिता का उम्र आज जो होगा 15 वर्ष बाद होगा, ये दोनों का अंतर भी 15 वर्ष होगा, यहां भी 15 वर्ष होगा, मतलब ये दोनों का अंतर समान होगा। तो अनुपात में भी देखिए अंतर समान है कि नहीं है, यहाँ 5 है, ये 2 है, एक तो कम भी है, 1, तो अंतर समान नहीं है। तो अनुपात में पढ़ाते हैं हम लोग कि अंतर समान करने का क्या तरीका है, तो इसको इसके अंतर 1, 2 का अंतर क्या हो गया 1 का, 1 5 1 का अंतर कितना हो गया 4 का यहाँ पे, तो इसके अंतर से इसमें और इसके अंतर से इसमें गुना करो, तो इसमें 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 अनुपात देख ही रह जाएगा, लेकिन इसमें 4 से गुना किए तो क्या हो गया 8 अनुपात 4। अब ऐसे चेंज हो गया कि अभी 5:1 था, 15 वर्ष 8:4। देखना यहाँ पे अंतर समान हो गया होगा, 5 में 3 जुटा, यहाँ भी 3 जुटा। ठीक, तो मतलब ये 3 जो किसके समतुल्य होगा यहाँ पे 15 वर्ष। निकालना क्या था हम लोग को प्रश्न में, पिता की उम्र क्या है, तो पिता की उम्र क्या है आज 5, तो 5 समतुल्य कितना होगा, ए 5 गुना गया तो ए यहां पर 5 गुना गया 25 वर्ष, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा बी है। अगले प्रश्न की ओर, चौदह नंबर, नीलू 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदती है। 1 रुपया में 2 नींबू के दर से खरीदती है, ये सीपी का दर हो गया एक ढंग से, और बेचने का क्या दर दिया हुआ है उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से एएसपी का बेचने का दर दिया हुआ है। अब देखो निकालना क्या है उसका लाभ, हालांकि लाभ प्रतिशत ही ऐसे सवालों में निकलेगा, सिर्फ लाभ प्रश्न कहा है, लाभ प्रतिशत विकल्प प्रतिशत में लिखा है। नींबू जो दर दिया हुआ है खरीदने का और बेचने का, उसमें जो वस्तु है उसकी संख्या समान नहीं है, तो जब तक समान संख्या की वस्तु को हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं पता रहेगा तब तक हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि कितना प्रतिशत दर लाभ हुआ या हानि हुआ। यदि हमको 10 वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात है तो 10 ही का विक्रय मूल्य भी मालूम। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि उन दोनों वस्तुओं की संख्या को समान करें, और समान करने का सबसे बेहतर तरीका उसका एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम आप लीजिएगा, एलसीएम 2 5 का, तो इसका एलसीएम 10 होगा। तो हम लोग याद कर लें कि सीपी जो है 2 नींबू का 1 रुपया है, तो 10 नींबू का कितना होगा, तो 10 नींबू का सीपी क्या हो गया 2 5 10 जा रहा है, तो यहाँ पे 5 रुपया। और एसपी जो है 10 नींबू का कितना होगा, 5 का एसपी 3 रुपया, तो 10 का 6 रुपया। अब दोनों समान हो गया संख्या, 10 ही नींबू का क्रय मूल्य, 10 ही नींबू का विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि। ऐसे में भी प्रश्न कर सकता था कितना प्रतिशत का लाभ या हानि, ये भी कभी कभी कहता है, ये खुद समझना होगा। तो यहाँ अधिक है ऐसे, हालांकि इस प्रश्न में पहले ही कह दिया लाभ है, तो 1 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत किस पे ज्ञात होता है सीपी पे, तो 1/5 गुने 100, ये 20%। इसका उत्तर हो गया सी। 14 नंबर। 15 नंबर,
एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी में या दोनों लेता है। ठीक है, एक विद्यालय है जिसमें सब्जेक्ट चयन की बात होती है तो या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। ठीक है, हिंदी लेने वालों की 50.8%, अंग्रेजी जो लेने के हैं 64.2%, ये अंग्रेजी। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया हुआ है तो कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो दोनों। अब यहां देखो, कुल विद्यार्थी प्रतिशत में जब भी होगा तो 100% होगा। वास्तविक संख्या जो भी हो प्रतिशत में कितना होगा, 100%। तो हिंदी या इंग्लिश, इसको वेन डायग्राम में भी दिखा सकते थे, इस तरह से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो, शॉर्टकट ही कर रहे हैं। ठीक, तो देखना है 100 से ज्यादा होगा तो 100% से जितना भी ज्यादा होगा इसका मतलब वो जो प्रतिशत आ रहा है एक्स्ट्रा, वो दोनों विषय का चयन किया है, इसीलिए 100। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 2 10, 4 1 5 और 1 क्या हो गया, 6 5 11, 115%। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों विषय जो लिया है उसकी प्रतिशत कितना हो गया, 115 में से 100, मतलब ये 15%। इसी का वास्तविक संख्या दिया हुआ है या कुल का दिया हुआ है, एक ज्ञात करना है। तो कुल विद्यार्थी की बात करेंगे, कुल विद्यार्थी कितना हो गया प्रतिशत में, 100%। और इसकी संख्या दिया हुआ है हमारा 500। हाँ, तो ए समतुल हो गया 500 का, तो 15% किससे समतुल होगा, ए 5 गुना हो गया तो यहां पे 5 गुना, 15 5 75। तो ये 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में हैं। तो इसका विकल्प कौन है, सी। अगले प्रश्न की ओर, 16 नंबर, और ये अंतिम प्रश्न है इसका। 16 नंबर क्वेश्चन है, अलजेब्रा है, समझिए। x टू द पावर a b माइनस c, x टू द पावर b c माइनस a, x टू द पावर c a माइनस b। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या है, जुटेगा। यहाँ देखिए क्या होगा, ए बी माइनस ए सी, इसको ब्रैकेट हटा दिया, इसको जोड़ोगे बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस सी बी, जुट जाएगा। ए बी ए सी बी सी बी सी, मतलब क्या होगा, एक्स का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1। आंसर क्या होता है यहाँ पे, बी विकल्प। तो इस तरह से हम लोग का कुल 16 प्रश्न का हल हम लोग देख लिए। तो आगे आपको टीआरई 2 का भी, टीआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जिनको भी टीआरई 4 के लिए तैयारी करना है वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। होली के बाद हम लोग बैच अनाउंस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। बाकी थैंक यू।